भोर की ठंडी उत्तरी रोशनी डिब्बे के शीशे से छन रही थी। धूल भरी सीट पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। राघव लगातार दूसरे दिन खिड़की से गुजरते किलोमीटर गिन रहा था। बस कुछ ही घंटे और पैतृक गांव का पुराना स्टेशन उसे बर्फीले प्लेटफॉर्म पर उतार देगा। वह घर लौट रहा था। 5 लंबे सालों में पहली बार नया साल फूस की झोपड़ी में थके हारे डीजल की गंध वाले मर्दों के बीच नहीं, बल्कि अपने घर की छत के नीचे अपनों के बीच मनाना। ये उसके सीने को एक तीखी, लगभग असहनीय उम्मीद से भर रहा था। खुशी चिपचिपी थी, कड़वाहट में सनी हुई, जैसे रेत में मिला शहद। अनायास ही उसकी नजर ऊपरी बर्थ पर फैले विशाल, बर्फ जैसे सफेद, मुलायम जानवर पर पड़ी, जो लगभग पूरी जगह घेरे हुए था। एक भालू। आरव के लिए, उसके 4 साल के बेटे के लिए। राघव कल्पना कर रहा था कि लड़के की आंखें कैसे चमक उठेंगी, कैसे नन्ही उंगलियां मुलायम रोयों में डूब जाएंगी। सहयात्री प्रकाश नाम का एक मजबूत आदमी, जो खुद भी शिफ्ट वर्कर था, ने काम और उत्तर के बारे में कुछ औपचारिक बातें उससे की। तुम्हारे बेटा है या बेटी? प्रकाश ने भालू की ओर इशारा करते हुए पूछा। बेटा, राघव ने मुश्किल से कहा, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए। और मेरे तो बेटा भी है और बेटी भी। प्रकाश उत्साहित हो उठा, तोहफों से भरा बैग दिखाते हुए। पत्नी के लिए भी कुछ रखा है। और तुम अपनी के लिए क्या ले जा रहे हो? राघव चुप रहा। उसकी नजरें बुझ गईं। मेरी पत्नी नहीं है। चुप्पी लंबी खिंच गई। हवा और भारी हो गई। गुजर गई। माफ करना। प्रकाश ने उसके कंधे को छुआ, लेकिन राघव पहले ही खिड़की से बाहर देख रहा था। शीशे के पार का दृश्य गहरा होता जा रहा था, परिचित और सुकून देने वाला। दिमाग में यादों के टुकड़े कौंध रहे थे, रात में आग की चिंगारियों की तरह। प्रिया, उसका नाम उसकी जवानी का पर्याय था। वे पड़ोस की गलियों में पले बढ़े, एक ही स्कूल डेस्क साझा की। फिर 15 साल की उम्र में वह पहली डरपोक मोहब्बत, जो उन्हें सिर के बल बहा ले गई। माता पिता तब चिंतित थे, बहुत जल्दी बड़े होने से डर रहे थे, लेकिन उनका प्यार शुद्ध, नाजुक था, जैसे बिना खिला फूल। राघव ऐसा ही कहता था, और उसके लिए प्रिया बिल्कुल वैसी ही एक कली थी, सबसे प्यारी, सबसे उजली। स्कूल के दिनों में कोमल भावनाओं और लंबी सैर के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि आसपास हर कोई उन्हें भावी पति पत्नी के रूप में देख रहा था। स्कूल के बाद प्रिया ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। राघव टेक्निकल में जाना चाहता था, लेकिन परीक्षा में फेल हो गया। सेना में चला गया, और उसकी विदाई से ठीक पहले की वह एक रात उनकी राज बनी रही। दावत से भागकर झील के पास एक छिपी हुई झोपड़ी में। वहां तारों के नीचे उनके जीवन एक दूसरे में घुल गए। क्या तुम इंतजार करोगी? उसने उसे अपने करीब खींचते हुए पूछा। और कैसे? अब हम एक हैं, हमेशा के लिए। प्रिया ने जवाब में फुसफुसाया। ए, सेवा के 2 साल बेचैनी भरे इंतजार में गुजर गए। प्रिया के पत्र पैकेटों में आते थे, जिससे साथियों को ईर्ष्या होती थी। राघव खुद से ईर्ष्या करता था, और इस खुशी को नजर लगने से डरता था। छुट्टी, घर का रास्ता, जो अंतहीन लंबा लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर प्रिया उसके गले लग गई। उसने उसे उठा लिया, तब तक चूमा जब तक माता पिता ने अपनी उपस्थिति की याद नहीं दिलाई। प्रिया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसके माता पिता अपने बेटे और उसकी चुनी हुई लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छी पसंद, मां की आंखें कह रही थी। बचपन से ही उसे देख रखा था। फिर शादी हुई। छोटा सा गांव पूरा मिलकर खुशियां मना रहा था। करीब 100 मेहमानों ने उनकी खुशी में शिरकत की। राघव और प्रिया परम आनंद के शिखर पर थे, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की कल्पना कर रहे थे। प्रिया तब तक स्थानीय डिस्पेंसरी में सहायक चिकित्सक के रूप में काम कर रही थी। राघव ने गांव की सहकारी समिति में ट्रैक्टर चालक के रूप में नौकरी पाई। माता पिता ने एक छोटा घर खरीदने में मदद की। जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी। 2 महीने बाद प्रिया ने ऐसी खबर दी, जिससे राघव की सांसें थम गईं। गर्भावस्था। प्रिया, तुम्हें यकीन है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यकीन है प्यारे, वह हंसी। मैं खुद डॉक्टर हूं। जिला अस्पताल में पुष्टि हो गई है। 7 हफ्ते हो गए हैं। प्रिया मेरी जान, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं।
उसने उसे अपनी बाहों में उठाया, कमरे में घुमाया। वह हंसी और उसके सिर को चूमती रही। और फिर पहली मुसीबत आ गिरी। पतझड़ में प्रिया किसी मरीज को देखकर लौट रही थी। अंधेरे से एक बहुत बड़ा कुत्ता निकला और उस पर झपट पड़ा। गर्भावस्था का समय काफी हो चुका था, करीब 7 महीने। कुत्ते ने धक्का दिया, वह गिर गई। आगे क्या होता पता नहीं, लेकिन मालिक ने कुत्ते को खींच लिया। उसने माफी मांगी, टूटी हुई चेन का बहाना बनाया। प्रिया सुन रही थी, पेट को दबाए हुए। फिर चीखी, एम्बुलेंस, अस्पताल। कुछ भी काम नहीं आया। उनकी नन्ही बेटी नीला गर्भ में ही मर गई। प्रिया को मृत बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया गया। इस भयावह अनुभव ने गहरा निशान छोड़ दिया। जीवन देने वाली महिला मृत्यु से टकराई। प्रिया को सामान्य होने में लंबा समय लगा। वह रोती रही। राघव ग्लानि से पीड़ित था। वह सहकारी समिति के शेड में एक खराब ट्रैक्टर के साथ फंसा हुआ था। उस ट्रैक्टर का सत्यानाश हो। लेकिन 1 साल बाद आशा की एक नई किरण चमकी, एक नई गर्भावस्था। इस बार प्रिया पूरी तरह से सावधानी बरत रही थी। जब भी राघव को मौका मिलता, वह उसे छोड़ने जाता और लेने आता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन छठे महीने में खून बहना, बिना किसी स्पष्ट कारण के। फिर से नुकसान। एक बेटा पैदा होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से आंसू, दर्द, निराशा, दिल को चीर देने वाली। उन्होंने इस दुख से उबरने के लिए खुद को काम और घर के कामों में डुबो दिया। 1 साल बाद और एक नई गर्भावस्था। इस बार प्रिया ने किसी को कुछ नहीं बताया, जब तक कि उसका पेट दिखाई देने लगा। डॉक्टरों ने उसे लापरवाही के लिए डांटा। वह चुपचाप सुनती रही। सहकर्मियों को कैसे समझाए कि 2 असफलताओं के बाद अंधविश्वास ही आपके एकमात्र साथी बन जाते हैं। इस बार वह गर्भावस्था पूरी कर सकी। एक बच्ची पैदा हुई, स्वस्थ, सुंदर। शुरुआत में उन्हें ऐसा ही लगा, लेकिन अंजलि सिर्फ 1 दिन की थी। बेबस उठी ही नहीं, अस्पताल में मर गई। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, असुन्ब। वे लगभग पागल हो गए। प्रिया दुख से काली पड़ गई। राघव शराब पीने लगा, हर किसी पर और हर चीज पर गुस्सा करने लगा। केवल शांति देवी, प्रिया की मां का समर्थन और निरंतर देखभाल ही उन्हें इस खाई से बाहर निकालने में मदद कर सकी। डॉक्टरों ने शहर जाकर जांच कराने पर जोर दिया। वहीं राघव में एक दुर्लभ आनुवंशिक दोष का पता चला। आनुवंशिकीविद ने साफ कहा, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होने की संभावना न्यूनतम है 1%, सिद्धांत रूप में। कितना? राघव ने उदास होकर पूछा। क्या कितना? डॉक्टर नहीं समझा। प्रतिशत स्वस्थ बच्चे की संभावना। आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। 1, इससे ज्यादा नहीं। आनुवंशिकविद ने आंखें नीचे करके जवाब दिया। इसके बाद राघव बदल गया। वह खुद को अधूरा खराब समझने लगा। फिर से बोतल की ओर हाथ बढ़ा। अब वह प्रिया पर नहीं, खुद पर तरस खा रहा था। वह कैसा मर्द है जो अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे सकता। वह शराब पीता, प्रिया को खुद से दूर भगाता। मुझे छोड़ दो, तुम्हें कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे होंगे, मेरे साथ तुम्हें सिर्फ तकलीफ होगी। प्रिया रोती रही, लेकिन जाती नहीं थी। सुबह हैंगओवर की दवा देती, काम पर जाती, जहां वह खुद को भुला देती, और शाम को फिर से उसके नशे में डूबे एकालाप। पता नहीं यह सब कहां जाकर खत्म होता, लेकिन एक और मुसीबत आई जिसने समस्या को और बढ़ा दिया। राघव के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिता बर्फ पर नियंत्रण खो बैठे थे। दोनों। इस दुख ने राघव को होश में ला दिया। उसने खुद को दूर से देखा, दयनीय, बिखरा हुआ। माता पिता उसकी परेशानियों के बारे में जानते थे, दुखी थे। मां, पिताजी, शांति से सो। उसने अंतिम संस्कार में फुसफुसाया। एक बूंद भी और नहीं, तुम्हारी याद को बदनाम नहीं करूंगा। और उसने अपना वादा निभाया। काम पर लौट आया, जहां से उसे शराब पीने के कारण निकाल दिया गया था। लेकिन बच्चे का ख्याल उसे खाए जा रहा था, और प्रिया को भी। एक शाम उसने उसे प्रस्ताव दिया, प्रिया, मुझे धोखा दो। प्रिया के हाथ से कप गिर गया, जमीन पर बिखर गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने फिर शराब पी है? वह पीली पड़कर फुसफुसाई, एक बूंद भी नहीं। मैं गंभीर हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें बच्चा कितना चाहिए। मुझे भी चाहिए। हमारा नहीं हो रहा। हाँ,
मैंने तुम्हें भगाया, माफ करना, ये भावनाओं में था, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती प्यारे। प्रिया सिसकी, उससे गले लगाया। साथ में हम दो हिस्से हैं, साथ में प्रिया, और आगे भी साथ रहेंगे। बस किसी को ढूंढो, गर्भवती हो जाओ। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करूंगा। हम अपने बच्चे को पालेंगे। चलो एक समझौता करते हैं। प्रिया ने सिर उठाया, उसकी आंखों में देखते हुए। मैंने कुछ नहीं सुना, और मेरे बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत मत करना। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और कभी नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, और सिर्फ तुमसे। बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अकेले रहेंगे। राघव ने सिर झुका लिया। वह इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। उन्हें सुनकर खुश था, और साथ ही असहनीय दर्द भी था। ऐसा क्यों? दो प्यार करने वाले लोग साथ में, लेकिन इस असंभवता से अलग। समय बीतता गया। बच्चा पैदा करने की और कोशिशें नहीं हुई। प्रिया ने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। राघव ने काम में सुकून पाया। वह साल भी मुश्किलों भरा रहा। प्रिया के पिता गुजर गए। सहकारी समिति दिवालिया हो गई। राघव बिना काम के रह गया। एक नया किसान आया, बहुत कम पैसे देता था। लोग उत्तर की ओर शिफ्ट के काम के लिए जाने लगे। राघव को भी ट्रैक्टर चालकों की भर्ती का विज्ञापन मिला। प्रिया ने उसके फैसले का समर्थन किया। उसने देखा कि वह खाली बैठे कैसे मुरझा रहा है। उसे कितना शर्म आ रहा था कि वह उस पर निर्भर है। जाने से पहले प्रिया ने एक अप्रत्याशित बात बताई। वह फिर से गर्भवती थी। कैसे, क्यों? राघव हैरान हो गया। गोलियां, मैंने उन्हें लेना बंद कर दिया, प्रिया ने स्वीकार किया। प्रिया, क्यों? तुम्हें पता है इसका क्या नतीजा होगा? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? उसकी आंखों में निराशा थी। मैं और कुछ नहीं कर सकती। तुमने खुद 1% के बारे में कहा था। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि हमारा हो जाएगा। राघव ने उसे गले लगा लिया। चिंता उसके सीने को जकड़ रही थी। कैसे जाए, उसे किसके पास छोड़े? प्रिया जोर दे रही थी कि वह संभाल लेगी। शांति देवी मदद करेंगी। जाओ, चिंता मत करो, मैं मजबूत हूं, मैं संभाल लूंगी। ओ मेरी प्यारी, उसने मुस्कुराया, उसे अपने करीब खींचते हुए। 1000 बार उसने उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहा। उसने शांति देवी से अपनी बेटी की देखभाल करने की मिन्नत की। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया, चिंतित होकर, पिछली हानियों को याद करते हुए। लेकिन उम्मीद भी थी। और क्या होगा? क्या वह वही 1% है? प्रिया को विश्वास था। शांति देवी ने समर्थन किया, और राघव को भी विश्वास हो गया। 3 महीने बाद वह 1 महीने के लिए आया। प्रिया और सुंदर लग रही थी। गर्भावस्था उसे और निखार रही थी। लड़का होगा। उन्होंने नाम के बारे में बात नहीं की। हर कोई उस 1% के लिए प्रार्थना कर रहा था। फिर राघव प्रिया को शहर ले गया। उसे प्रसव से 5 महीने पहले देखभाल के लिए भर्ती किया गया। पेरिनेटल सेंटर के डॉक्टर भी चिंतित थे। राघव शिफ्ट पर चला गया। वह रोजाना प्रिया को फोन करता था। वह शांत थी। गर्भावस्था सामान्य थी। और फिर संकट की घड़ी आ गई। राघव को महसूस हुआ कि प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। दिल की धड़कन तेज हो गई, चिंता छा गई। प्रिया का फोन चुप था। उसने शांति देवी को फोन किया। मुझे अभी कुछ नहीं पता। वह फोन पर रोई। उन्होंने कहा कि उसे लेबर रूम में ले गए हैं। लगभग 1 दिन, पूरी अनिश्चितता। फिर प्रिया का एक एसएमएस आया। प्यारे, हमारा लड़का पैदा हो गया है, सब ठीक है। राघव खुश हो गया। फिर सोचने लगा, बिना किसी विवरण के क्यों? न कद, न वजन। उसने फोन करना शुरू किया। फोन बंद था। शांति देवी को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। राघव मुश्किल से छुट्टी लेकर घर की ओर भागा। ट्रेन में 2.5 दिन। स्टेशन पर शांति देवी उससे मिली। कल उन्हें छुट्टी मिल रही है, प्रिया और बच्चे को, उसने उतावलेपन से कहा। प्रिया चुप क्यों है? फोन क्यों नहीं उठा रही? राघव चिंतित था। हां, उसके फोन में कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैंने लैंडलाइन पर बात की थी। मां ने उसे शांत किया। राघव ने यात्रा की थकान मिटाई। अपनी पुरानी कार स्टार्ट की। छुट्टी के लिए सामान डाला। शहर की ओर भागा।
वह उस पल को कभी नहीं भूलेगा। प्रिया गोद में बच्चे को लिए स्वागत कक्ष में निकली। नीला रिबन वाले सुंदर रैपर में बेटा। प्रिया थकी हुई, पीली पड़ी थी। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान टेढ़ी थी। सब ठीक है? राघव ने पत्नी को चूमते हुए पूछा। हाँ प्यारे, सब ठीक है। प्रिया ने सिर हिलाया, अपना चेहरा रैपर में छुपा लिया। प्रिया, क्या हुआ? रो मत, सब तो ठीक है। उसने उसे गले लगाया, सावधानी से बेटे को गोद में लिया, चेहरे को देखा, मुस्कुराया। सो रहा है आरव? आरव? प्रिया हैरान हुई। हाँ चलो, यही नाम रखते हैं। आरव एक सुंदर नाम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आरव ही सही। प्रिया मान गई। बिना किसी परेशानी के घर पहुंचे। बेटा शांत रहा और फिर उसने कोई तकलीफ नहीं दी। वह स्वस्थ और मजबूत होकर बड़ा हुआ। पहले साल प्रिया और राघव लगभग पालने के पास ही रहते, कान लगाए सुनते कि क्या वह सांस ले रहा है। पिछली हानियों की गूंज, लेकिन सब ठीक हो गया। डॉक्टर एक स्वर में कह रहे थे, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। हमारा 1%। राघव खुशी से कहता, सोते हुए बेटे को देखकर। आरव, मेरा प्यारा। वह उसे असीम प्यार करता था और प्रिया खुश थी। वह मां थी। आरव बड़ा हुआ, 1 साल में चलने लगा, 2 साल में तुतलाने लगा। माता पिता सोचते थे कि वह किस पर ज्यादा गया है। आंखें नीली राघव जैसी, नाक थोड़ी चपटी प्रिया जैसी, और बाल थोड़े घुंघराले। दोनों माता पिता के बाल सीधे थे। दादाजी को भूल गए, शांति देवी को याद आया। तुम्हारे पिताजी के बाल थोड़े घुंघराले थे? बिल्कुल, प्रिया हंसी। हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा हर जगह से बटोरा है। राघव हंसा, बच्चे को उठाते हुए, उछालते और पकड़ते हुए। आरव हंसी से लोटपोट हो गया, मजबूत दांत दिखाते हुए। वे सचमुच खुश थे। राघव शिफ्ट पर जाता रहा, अच्छे पैसे लाता। उन्होंने एक कार खरीदी, घर की मरम्मत करवाई, प्रिया के लिए फर कोट खरीदा। वह डांटती, क्यों? वह तो मैटरनिटी लीव पर है। वह हंसता, उसकी पत्नी सबसे सुंदर होनी चाहिए। और फर कोट के बिना नहीं? प्रिया ने छिड़कर पूछा। और फर कोट के बिना भी ये सबसे अच्छी, लेकिन फर कोट में तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। राघव ने उसे गले लगाया। वे हंसते थे, लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा की तैयारी कर रखी थी। प्रिया बीमार पड़ गई। सुस्ती, सिरदर्द, मतली। पहले इसे बच्चे की थकान माना गया, फिर नई गर्भावस्था के बारे में सोचा गया। नहीं, डॉक्टरों ने उसे शहर भेज दिया। निदान मौत की सजा जैसा सुनाई दिया। अग्नाशय का ट्यूमर, तीसरी, संभवतः चौथी स्टेज। ऑपरेशन बेकार, बहुत देर हो चुकी थी। इस ट्यूमर की कपटता, शुरुआती चरणों में अदृश्यता। कीमोथेरेपी? डॉक्टरों ने ईमानदारी से कहा, संभावना कम है। प्रिया विश्वास नहीं कर सकी। नहीं, वह जवान, मजबूत, स्वस्थ है। उसका एक छोटा बेटा है। वह उसके बिना कैसे रहेगा? फिर समझ आई, वह मर जाएगी। उसने कीमोथेरेपी से इनकार कर दिया। क्यों? राघव चीखा, शिफ्ट से लौटकर। यह एक मौका है। अपने बारे में नहीं सोचती, आरव के बारे में सोचो, मेरे बारे में। जरूरत है, प्रिया ने गूंजते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। कीमोथेरेपी मुझे बस खत्म कर देगी। मैं लगातार अस्पताल में रहूंगी, और जो समय बचा है मैं उसे घर पर बिताना चाहती हूं, तुम्हारे साथ, बेटे के साथ। राघव रोया, उसे गले लगाते हुए। प्रिया उसके कंधे पर रोई। 1 महीने तक वह अपेक्षाकृत ठीक रही। राघव को लगा कि डॉक्टर गलत थे। प्रिया घर में इधर उधर घूमती रही, बेटे के साथ खेलती रही। फिर अचानक कमजोर हो गई, बिस्तर पकड़ लिया। शांति देवी उनके साथ रहने आ गईं, आरव की देखभाल करती, चुपचाप रोती। समझ गईं, उनकी बेटी जा रही है। राघव विश्वास नहीं करना चाहता था। आखिरी दम तक पास रहा। उस आखिरी शाम वह प्रिया के पास गया। वह लेटी हुई थी, लगता था सो रही है। राघव ने कंबल ठीक किया, पास बैठ गया। प्रिया ने आंखें खोली। राघव, उसने फुसफुसाया। और आरव कहाँ है? मां के साथ सो रहा है। तुम भी सो जाओ प्यारे। राघव, मैं कहना चाहती हूं। उसने उठने की कोशिश की, उसकी सांस अटक गई। राघव ने तकिया लगाया, पानी दिया। आराम करो प्रिया, मैं जा रही हूं। फिर से फुसफुसाया। आरव, उसे परेशान मत करना प्लीज। तुम क्या कह रही हो? वह मेरा बेटा है। हाँ, तुम्हारा बेटा, हमारा। प्रिया ने बुझती आवाज में फुसफुसाया। आंखें बंद कर ली।
राघव तुरंत नहीं समझा। सोचा सो गई। होठों को छुआ, सांस नहीं चल रही थी। अंतिम संस्कार के बाद राघव 1 महीने तक खोया रहा। 2 बार नशे में धुत हुआ। जब उसने आरव की डरी हुई आंखें देखीं तो रुक गया। छोटा बच्चा नहीं समझ रहा था कि मां कहां चली गई। वह अक्सर रोता था। शांति देवी आखिरी दम तक हिम्मत रखे थी, लेकिन पोते को नहीं छोड़ा। राघव, उसने एक दिन दामाद से कहा, तुम्हें मुश्किल हो रही है और बेटे को। मैं तो बस आंसू पोंछती रहती हूं। तुम शराब पी रहे हो और उससे तुम्हारा ध्यान चाहिए, एक पिता का। राघव होश में आया। दर्द को अंदर दबा लिया। बेटे के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, खेलने लगा। उसे राहत मिली और आरव भी मां के बारे में कम पूछने लगा। धीरे धीरे भूल गया। राघव फिर से उत्तर चला गया। पैसे की जरूरत थी। शांति देवी ने बेटे की देखभाल करने का वादा किया। जाओ, उसने कहा, काम करो, और अगर तुम्हें कोई और औरत मिले, जान लेना, मैं विरोध नहीं करूंगी। तुमने प्रिया से प्यार किया, लेकिन यह जिंदगी है। एक आदमी को ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहना चाहिए। मुझे बेटे के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। राघव ने जिद से हाथ हिलाया, और सचमुच उत्तर में वह बस काम करता रहा। औरतें थीं, लेकिन उसने उन्हें देखा तक नहीं। सारा ध्यान बेटे पर था। जब फोरमैन ने घोषणा की कि वे फरवरी तक टीम भंग कर रहे हैं, तो राघव खुश हो गया। सबसे पहले टिकट खरीदा, आरव के लिए। स्टेशन पर उसने उसे देखा, विशाल, सफेद, मुलायम जानवर। वह उत्साहित हो गया। यह एक आदर्श तोहफा था। उसने अच्छी कमाई की थी। सुबह जल्दी घर पहुंचा। शांति देवी तुरंत रसोई में व्यस्त हो गईं। राघव ने बेटे के कमरे में झांका, उसकी ओर देखा। कितना बड़ा हो गया है। काश प्रिया तुम देख पाती। भालू को बिस्तर के पास रख दिया। रसोई में गया। नमस्ते, आज किंडरगार्टन में कार्यक्रम है, शांति देवी ने चाय बनाते हुए कहा। तुम जाओगे जरूर? बेशक, राघव ने सिर हिलाया। कितने बजे? 12 बजे। आरव बहुत इंतजार कर रहा है। वह खरगोश बनेगा। मैंने उसके लिए पोशाक सिल दी है। आपका धन्यवाद, राघव ने ईमानदारी से कहा। आपके बिना तो मैं नहीं जानता। और कैसे राघव? आरव ही प्रिया की आखिरी निशानी है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मेरा वचन याद रखना। अगर तुम्हें कोई औरत मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस ऐसी हो जो हमारे आरव से प्यार करे, उसे दुख न पहुंचाए। शांति देवी, मैंने आपको पहले ही बताया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखते हैं। उसने आह भरी, और तभी बेडरूम से एक हैरान कर देने वाली आवाज आई। एक चीख, फिर रोना। राघव और शांति देवी बेटे की ओर दौड़े। आरव बिस्तर पर दीवार से सटा बैठा था। डरी हुई आंखों से भालू को देख रहा था। पिताजी! छोटा बच्चा उसे देखकर चीखा। तुम आ गए? और ये कौन है? बेटे, ये खिलौना है। भालू, डर गए क्या? राघव ने बेटे को गले लगाया, उसे चूमा। माफ करना, मैंने सोचा नहीं। सोचा था तुम खुश होगे। देखो कितना बड़ा है। मैं डरा नहीं था। आरव ने जिद से सिर हिलाया। मैं हैरान हो गया था। सो रहा था, कोई नहीं था, और यह यहां खड़ा है। तो ये सांता क्लॉज ने भेजा है। राघव ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया। मैं ट्रेन में आ रहा था और वह अंदर आया। कहा, आरव नाम के लड़के को दे देना, उसने अच्छा व्यवहार किया है। उसके लिए यह इतना बड़ा खिलौना है। और उसने कुछ और नहीं भेजा? आरव ने आंखें झपकाई। और क्या? राघव हैरान हो गया। जैसे मां की ओर से नमस्ते ही, मैं उन्हें बहुत देखना चाहता हूं। उन्होंने आज मुझे सपने में देखा था। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेटे को और जोर से गले लगा लिया। क्या कहता? मां को वापस लाना सांता क्लॉज के बस की बात भी नहीं थी। वह अब बस सपनों में आती है। उसने फुसफुसाया, खुद को संभाला, मुस्कुराया, बेटे को गोद में बिठाया। आज तुम्हारा उत्सव है, चलने का समय हो गया। हाँ, आरव मुस्कुराया। चलने का समय हो गया। मैं वहां खरगोश बनूंगा। वाह, कितना शानदार! और क्या अच्छा है। आरव अचानक उदास हो गया। मैं भेड़िया बनना चाहता था, और वह साशा बनेगा। लेकिन भेड़िया बुरा होता है और खरगोश अच्छा। राघव हैरान हो गया। तुम्हारी भूमिका निश्चित रूप से बेहतर है। क्या तुम्हें लगता है? लड़के ने संदेह से पूछा, और तभी उसे कुछ और याद आया।
और हमें यह भी बताया गया कि आज उत्सव में एक नया लड़का आएगा। वह कहाँ से है? हाँ हाँ, शांति देवी को याद आया। हमारे क्लब में एक नई कर्मचारी आई है, शायद कला निर्देशक। पिछली कलाकार छुट्टियों से पहले भाग गई थी। कहते हैं प्रेमी के साथ शहर चली गई। और अब क्लब में कितना काम है। डायरेक्टर जिला मुख्यालय गई थी, मदद मांगी थी, तो इस लड़की को भेजा गया। क्या वह शहर से है? उसकी दादी जिला मुख्यालय में रहती है। उसने यहां आने के लिए हाँ कर दी और क्लब के पास एक कमरा दिया गया है वसंत तक। वहां सेंट्रल हीटिंग है। वो बच्चे के साथ अकेली है, तो आज उसका बेटा आएगा। हमने उसे अभी तक नहीं देखा है। हमें गांव की पंचायत में बताया गया कि हमारे यहाँ एक सदस्य बढ़ा है। उसने कल शाम ही अपने लड़के को जिला मुख्यालय से लाया है। राघव आधी बात सुन रहा था। उसे आने वाली कलाकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। सभी बच्चे अपनी मां के साथ आएंगे। आरव ये देखेगा, प्रिया को याद करेगा। काश वह रोए नहीं। कोई बात नहीं, किसी तरह शांति देवी के साथ मिलकर उसे व्यस्त रखेंगे। उत्सव से आधा घंटा पहले वे किंडरगार्टन में थे। आरव आज्ञाकारी होकर खरगोश की पोशाक पहन रहा था। शांति देवी मदद कर रही थी। राघव पास में ही था, दूसरे माता पिता की तरह। बच्चे हॉल में भागे। टीचर मीना ने उन्हें इकट्ठा किया। आखिरी निर्देश दे रही थी। बड़े बैठ गए। और नया वाला कहाँ है? अचानक किसी को याद आया। दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, सब हमारे ही हैं, दूसरों ने पुष्टि की। उन्होंने कंधे उचकाए। हॉल में एक जवान प्यारी महिला ने झांका। अभी शुरू नहीं हुआ? उसने दोषी मुस्कान के साथ कहा। हम थोड़ी देर हो गए। स्कूल में क्रिसमस ट्री था, मैंने वहां मदद की। अब रोहन को कपड़े बदलवा दूंगी। 5 मिनट। वह ड्रेसिंग रूम की ओर दौड़ी। सब समझ गए, ये वही है, नई कर्मचारी। मुझे लगता है इसका नाम नैना है, किसी ने फुसफुसाया। बच्चे के साथ अकेली, लड़का 4 साल का। अकेली? दूसरे ने चिंतित होकर दरवाजे को संदेह से देखते हुए पूछा। और उसका व्यवहार कैसा है? किसको पता? वे हंस पड़े। रहेंगे तो देखेंगे, लेकिन अपने मर्दों को कसकर पकड़ना। देखो कितनी फिगर वाली है। राघव, ध्यान देना। दादी राधा पड़ोसन ने आंख मारी। तुम तो अकेले हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, राघव ने नाराज होकर जवाब दिया। किसी और ने बात करने की हिम्मत नहीं की। शांति देवी ने आंखें नीचे कर ली, बेटी को याद करते हुए। दादी राधा समझ गई कि उन्होंने गलत बोल दिया है। नाराज होकर चुप हो गई। संगीत बजने लगा। शिक्षकों ने बच्चों को बिठाया। प्रस्तुति के प्रतिभागियों को, जिनमें आरव भी शामिल था, गलियारे में ले जाया गया। खरगोशों, चूहों, लोमड़ियों की एक मजेदार कतार। माता पिता मुस्कुरा रहे थे। और फिर नैना एक लड़के के साथ हॉल में आई। सहायक टीचर गीता ने रोहन को लिया, मुस्कुराई और 1 सेकंड के लिए हैरान रह गई। उसने घबराहट में माता पिता की ओर देखा। उसे लगा कि वह राघव की ओर देख रही थी। फिर वह बच्चे को खाली कुर्सी पर ले गई। माताएं और नैना को उत्सुकता से देख रही थीं, लेकिन लड़के को तुरंत नहीं देखा। राघव बिजली का झटका लगे जैसा बैठा था। हॉल में एक लड़का दाखिल हुआ, जो आरव की हुबहू नकल था। उसे लगा कि यह उसका बेटा है। वही नीली आंखें, थोड़ी चपटी नाक, सिर्फ बाल। आरव के बाल छोटे हैं, सिर पर थोड़े घुंघराले। इस छोटे बच्चे के सिर पर सुनहरे घुंघराले बालों का ढेर था, जो उसके चेहरे को घेरे हुए था। शांति देवी हैरानी में बैठी थीं। राघव, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी आंखों में शायद कुछ गड़बड़ है। ये लड़का हमारे आरव जैसा लग रहा है। शायद मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, उसने धीरे से जवाब दिया। नैना को देखा। वह शांति से बैठी थी। बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी, हाथ हिला रही थी। वह जवाब में मुस्कुरा रहा था। कुछ माता पिता ने भी आखिरकार लड़के को देखा। राघव, बच्चा तुम्हारे आरव जैसा लग रहा है, दादी राधा ने फुसफुसाया। तुम्हारा है क्या? बकवास मत करो, राघव ने फुफकारा। वह बेचैन था। वह उठकर इस नैना से सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन यह मूर्खता पूर्ण होगा। वह तनाव में बैठा था, लड़के से नजरें नहीं हटा रहा था। कई माता पिता भी रोहन को, उसकी मां को, राघव को देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे। प्रस्तुति शुरू हुई। सब डिस्ट्रैक्टेड हो गए।
बुढ़िया बाबा पेड़ के पास घूम रही थी। बच्चे दृश्य दिखा रहे थे। सांता क्लॉज एंड स्नोमेडन, कविताएं, गाने। आरव दिल खोलकर मजा ले रहा था। खरगोश की पोशाक में वह आरामदायक महसूस कर रहा था। कुछ भी उसे परेशान नहीं कर रहा था। फिर सभी बच्चे गोल नाचने गए, नया लड़का भी। संयोग से ऐसा हुआ कि वह आरव के बगल में खड़ा हो गया। उन्होंने हाथ पकड़ लिए। जंगल में एक क्रिसमस ट्री पैदा हुआ। गाना शुरू किया। आरव को शायद गाना गाने में असुविधा हुई और उसने मास्क माथे पर उठा लिया। हॉल में सभी की निगाहें फिर से दोनों छोटे बच्चों पर पड़ गईं। आरव और रोहन दो बूंदों की तरह एक जैसे थे। राघव उन्हें देख रहा था। पेटी से बगल वाले पर नजरें फिरा रहा था। फिर नैना को देखा। उसके पीले पड़े चेहरे से वह समझ गया, कोई राज है। एक राज जिसके बारे में वह नहीं जानता था। उत्सव के बाद माता पिता और बच्चे घर जाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चे खुश थे, माता पिता संतुष्ट। केवल कई लोग उत्सुकता से राघव और आरव को देखते, फिर नैना और रोहन को। शांति देवी जैसे पोते को छिपा रही हो, पास खड़ी थीं, आरव की मदद कर रही थी। नैना किसी को न देखकर जल्दी से बेटे को कपड़े पहना रही थी। राघव ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। उसने बाद में बिना गवाहों के उस अजनबी से बात करने का फैसला किया। घर जाते समय आरव बिना रुके बकबक कर रहा था। अच्छा उत्सव था, उत्साह से। सांता क्लॉज कितना दयालु है, इतनी सारी मिठाइयां दी। और नया लड़का, क्या आपने उसे देखा? उसका नाम रोहन है। हम गोल नाच में उससे मिले। उसने मुझे लॉलीपॉप दी और मैंने उसे च्युइंग गम। वह मुझे किसी की याद दिला रहा है। समझ नहीं आ रहा। पिताजी और दादी चुपचाप सुन रहे थे। हर कोई एक ही बात सोच रहा था। घर पर शांति देवी ने पहले शुरू किया। शायद यह लड़का जुड़वाओ है। कहते हैं ऐसा होता है। शांति देवी, क्या आप ये मानती हैं? राघव ने सिर हिलाया। मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। और क्या आपने नैना का चेहरा देखा? पूरी पीली पड़ गई थी, किसी बात से डर गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। आरव तो हमारा है, हमारा। उसे प्रिया ने जन्म दिया था और शायद उसकी जुड़वां बच्ची हुई थी और डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। व्यंग्य से। मैं समझता हूं ऐसा 20वीं सदी की शुरुआत में हो सकता था, अभी नहीं। प्रिया ने एक बच्चे को पाला। आप सही हैं। फिर सब कुछ कैसे समझाएं? शांति देवी ने निराशा से बगल के कमरे में देखा, जहां आरव मिठाई का पैकेट खोल रहा था। आरव मेरा पोता है और मेरा बेटा, राघव ने दृढ़ता से कहा। और मैं अभी उस के पास जाऊंगा और सब कुछ पता लगाऊंगा। वह कोट पहनकर घर से बाहर भागा, लगभग क्लब तक दौड़ा। राहगीरों पर ध्यान नहीं दिया। पूरा गांव पहले से ही गपशप कर रहा था। राघव, पता चला प्रिया को धोखा दे रहा था और बच्चा भी पैदा किया था और वही अब आ गई है। कभी नहीं सोचा था। बुढ़िया फुसफुसा रही थी। देखने में शरीफ लगता था, प्रिया को हाथों पर उठाता था और ऐसा ही है जैसे सब। और वह शायद जान गई कि प्रिया मर गई और दौड़कर आ गई। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। शांति देवी पर तरस आता है। अब उन्हें कैसा लग रहा होगा। और बच्चों पर। दो भाई निकले। गांव में सब कुछ तय हो गया था। राघव दोषी है। नैना एक ऐसी वैसी लड़की है। उन्होंने भविष्यवाणियां वो की। शांति देवी अब दामाद को कोसेंगी, आरव को अपने पास ले जाएंगी और नैना के दरवाजे पर तारकोल पोत देंगी। पर वह कहां से लाए? और गांव का प्रधान भी नाराज होगा। क्यों उससे अंदर आने दिया? ऐसे ही किसी को जाने बिना स्वीकार करना। और इस समय क्लब के छोटे से कमरे में नैना बुखार की तरह सामान सूटकेस में फेंक रही थी। छोटा रोहन मां को देखकर हैरान था। मां, मैं यहां से जाना नहीं चाहता, वह तुतलाया, मुश्किल से आंसू रोकते हुए। मुझे यहां अच्छा लगा। बच्चे, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज ने तोहफा दिया। बेटा, हम यहां नहीं रह सकते। खुद लगभग रोते हुए। यहां हमें बुरा लगेगा। अभी बस है, 2 घंटे में हम बुआ जी बिमला के पास फिर से जाएंगे। जिला मुख्यालय। मुझे बुआ जी बिमला के पास नहीं जाना। छोटा बच्चा रोया। वह डांटती है और मुझे मारती है। कान खींचा था। थोड़ा सहना पड़ेगा छोटे। नैना ने बेटे को गले लगाया। ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। हम शहर जाएंगे। मैं रीता को फोन करूंगी, वह हमें पनाह देगी। मैं यहां से जाना नहीं चाहता। नैना रोने के लिए तैयार थी।
आखिरी दम तक खुद को संभाले हुई थी, लेकिन वह जानती थी भागना जरूरी है। अचानक किसी ने खटखटाया, जोर से। नैना चौंक गई। दरवाजा खुल गया। तिहरी पर सुबह का वही आदमी खड़ा था, उस लड़के का पिता। शुभ दिन, उसने कहा। मैं राघव हूं, हमें बात करनी है। नमस्ते, उसकी आवाज दब गई। चिंता मत करो, हम अभी चले जाएंगे। आप और आपकी पत्नी किसी बात की चिंता न करें। मेरी पत्नी गुजर गई। कैसे? प्रिया अब नहीं रही। नैना ने हकलाते हुए बुदबुदाया। नहीं, तुम कौन हो आखिर? राघव चिल्लाया। तुम मेरी पत्नी को कैसे जानती हो? और तुम ये कैसे समझाओगी कि हमारे बेटे दो बूंदों की तरह एक जैसे हैं? नैना बेटे की ओर मुड़ी। राघव की ओर मिन्नत भरी नजरों से देखा। मैं आपको सब समझा दूंगी, बस बच्चे को सुनाई न दे। चलिए मुख्य हॉल में चले। वह फिर बेटे की ओर मुड़ी। रोहन, बेटा तुम यही खेलना, ड्राइंग करना, मिठाई खाना। मैं अभी अंकल से बात करके आती हूं। रोहन उदास होकर सिर हिलाया। वह परेशान था कि उसे जल्दी ही दुष्ट बुआ जी बिमला के पास जाना पड़ेगा। राघव और नैना हॉल में गए। राघव बैठ गया। नैना खड़ी रही, अपने ख्यालों में खोई हुई। उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। यह उसका राज था। वह सालों से इसके साथ जी रही थी। यह असहनीय रूप से कठिन था, और आज आरव को देखकर दिल सिकुड़ गया, जैसे जंजीरों से बंधा हुआ हो। उसे बोलना ही था। तुम मेरी पत्नी को कैसे जानती हो? राघव ने दोहराया। हम साथ में थे, अस्पताल में। वह पीली पड़ गई। और तुमने हमारा दूसरा बच्चा ले लिया? राघव खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या कह रहा है, लेकिन कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। मैंने किसी को नहीं लिया, लगभग फुसफुसाते हुए। मैंने अपने एक बेटे को आपकी पत्नी को दे दिया। तब प्रिया का मृत बच्चा पैदा हुआ था। क्या? राघव चिल्लाया। यह नहीं हो सकता। आरव मेरा बेटा है। मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता, लेकिन यह सच है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी और आप खुद तय करें यह सच है या नहीं। और नैना ने बताया, बिना किसी अतिरिक्त विवरण के। कहानी लंबी और दुखद थी। अनाथालय, कला कॉलेज, सांस्कृतिक केंद्र में काम, प्रभावशाली प्रायोजक कृष्ण सिन्हा, उनकी जबरदस्ती की छेड़छाड़, मना करना, अपहरण, शानदार घर, हिंसा, धमकियां, उसका संतुष्ट चिकना चेहरा, गंदगी का एहसास, बैंकर के हीरे, फूल, रीता की ईर्ष्या, रिश्ते का अंत। जब कृष्ण की पत्नी सुनीता आई, नैना तो खुश भी हुई। मुक्ति, दिए गए गहने बेच दिए। कृष्ण ने वापस मांगे, उसने उसे भगा दिया। उसने खुद को बहादुर महसूस किया, लेकिन जल्दी खुशी मनाई मत ली। गर्भावस्था, रीता ने क्लिनिक की सलाह दी। अपेंडिसाइटिस का सूजन, अस्पताल, ऑपरेशन। गर्भपात कराने में देर हो चुकी थी। केवल जन्म देना था। और क्यों? इस बच्चे को कौन चाहिए? हिम्मत करके कृष्ण के पास गई, बताया। उसने हंसकर उड़ा दिया। तुम बड़ी लड़की हो, खुद तय करो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यह तुम्हारा बच्चा है। मुझे तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? तुम कौन हो? फुटपाथ की कुतिया। अपनी नाजायज औलाद के साथ भले लोगों के पास आने की हिम्मत मत करना। और चला गया। नैना कुचल कर खड़ी रह गई। कोई मदद नहीं करेगा, उसे खुद ही करना होगा। एक हफ्ते बाद कृष्ण की पत्नी सुनीता आई। मैंने अपने पति से सुना है तुम उसका बच्चा पैदा करने वाली हो। बेकार, तुम समझती हो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं मांग रही हूं, न उससे न आपसे। ये तुम अभी बहादुर हो। तुम्हारा पिल्ला पैदा होगा, फिर दूसरे तरीके से बोलोगी। दांत पीसकर शहर से 3 दिन में निकल जाओ, नहीं तो पछताओगी कि पैदा हुई थी। नैना डरी नहीं, उसे शांति से देखती रही। नहीं तो, उस औरत ने फुफकारा। दरवाजा पटक कर चली गई। नैना ने धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया, और रात में 3 नकाबपोश लोग कमरे में घुस आए। उसे बिस्तर से खींचा, कुछ कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया। वह समझ नहीं पाई कि किस पर। सुबह नए मालिक, खरीद फरोख्त के दस्तावेज। पुलिस ने सुनना तक नहीं चाहा। वह सड़क पर आ गई, अकेली, गर्भवती, बिना पैसों के, बिना काम के। रीता ने मदद की, उसे पनाह दी। आगे क्या? और तभी एक नई चौंकाने वाली खबर। तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे, डॉक्टर ने कहा। जुड़वा? आंसुओं में। कैसे? क्यों? मैं नहीं कर सकती। कर सकती हो। तुम्हें खुद जन्म भी नहीं देना पड़ेगा।
सिजेरियन, तुम जागोगी और तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। नैना अस्पताल से चली गई। उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। वह इस तरह से कैसे फंस गई, एक कमीने आदमी से, और ऊपर से जुड़वाम। सहेली, हिम्मत मत हारो। रीता ने उसे शांत किया। हम निकल जाएंगे। कहना आसान है, मैं क्या करूं, कहां रहूं? 2 बच्चों के साथ मैं तुम्हें हमेशा के लिए परेशान नहीं कर सकती। और तुम उन्हें अस्पताल में छोड़ दो, रीता ने सलाह दी। क्या तुम गंभीर हो? नैना का मुंह खुला रह गया। अरे क्या करें, खुद सोचो। तुम्हें उनकी जरूरत है? नहीं। अगर वे प्यारे आदमी से होते, और वे आखिरी कमीने से हैं। लेकिन वे मेरे बच्चे हैं रीता। मैं खुद अनाथालय में पली हूं। मैं अपने बच्चों का ऐसा भाग्य नहीं चाहती। तो क्या क्या तुम्हें वहां बुरा लगा? सब कुछ तैयार था, यहां तक कि रहने की जगह भी मिली, जो मैंने खो दी। उसने सोचा। कोई बात नहीं। देखो, जन्म दोगी, अस्पताल में छोड़ देना, नई जिंदगी, सब ठीक हो जाएगा। इसे बुरे सपने की तरह भूल जाओगी। नैना समझ गई कि रीता सही कह रही है। उसे इन बच्चों की क्या जरूरत? पिता, हर बार वह बैंकर को याद करके कांप उठती थी। नहीं, कुछ भी उन्हें जोड़ना नहीं चाहिए। उसने उन्हें अस्पताल में छोड़ने का फैसला किया। लेकिन समय बीतता गया। पेट बढ़ने लगा। मां का एहसास जागा। पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराती। जब बच्चे हिलते थे, यह दर्दनाक नहीं था, सुखद था। तितलियां, 2 प्यारे लड़के, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड पर कहा। लड़के, उसके 2 छोटे बेटे। किसी को नहीं देगी। जन्म के समय उसने फैसला किया, दुनिया बदल देगी, लेकिन अपने बच्चों को खुद ही पांव पर खड़ा करेगी। वे अनाथालय में नहीं रहेंगे। उसने रीता को कुछ नहीं बताया। बाद में, सिजेरियन से 1 हफ्ता पहले, वह अस्पताल में भर्ती हुई। वहां उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। वह भी आखिरी दिनों में थी। बहुत चिंतित थी। ये मेरा चौथा बच्चा है, प्रिया ने स्वीकार किया। तुम्हारे इतना बड़ा परिवार है। नैना हैरान हुई। दुर्भाग्य से नहीं, कड़वाहट से। और प्रिया ने अपनी कहानी बताई। इस बार सब ठीक होगा, नैना ने उसे हिम्मत दी। प्रिया ने बस सिर हिलाया। उसे नजर लगने का डर था। एक ही दिन उन्हें ले जाया गया, नैना को ऑपरेशन के लिए, प्रिया को प्रसव पीड़ा के साथ। जब नैना को रिकवरी रूम से बाहर निकाला गया, तो उसके बगल के बेड पर प्रिया थी। दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी, रो रही थी। नैना ने चिंता से देखा, सब समझ गई। इतनी बुरी हालत है? धीरे से। इससे बुरा नहीं हो सकता, प्रिया सिसकी। बच नहीं पाया। मेरा बेटा सिर्फ हवा का एक घूंट लिया और मर गया। ऐसा कैसे? मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी। प्रिया प्यारी, रो मत। नैना दर्द से मुंह बनाते हुए मुड़ी। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। यह चौथा बच्चा है जिसके लिए मैं रो रही हूं। समझती हो, चौथा। पति को बताना मुश्किल होगा। मां को, वे इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और वह, मेरा छोटा, मुर्दा घर में है। कितना डरावना। मुझे राघव का दुख नहीं है, प्रिया सिसकते हुए कह रही थी। वह पिता बनना कितना चाहता है, और नहीं हो रहा। कमी उसमें है। लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी धोखा नहीं दूंगी। और फिर से उसे बताना,